खर्चा आप उतना ही करते हैं जितना पैर फैलाओ जितना चादर. It is not acceptable to be mediocre, or it's not acceptable to be poor as we have been historically. We want to change that because US market ज़्यादा evolved है, बहुत लंबा हिस्ट्री है, हम अभी भी थोड़ा सा इमर्जिंग हैं. आज की ज़िंदगी भी, आज हमको डे टू डे भी हमको अपनी लाइफ जीनी है. सिर्फ हम 20 साल आगे की सोच नहीं सकते. इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो इस लेवल पे था $700,000 के आसपास. आज हम 2000 के भी ऊपर हैं. आपने कभी सोचा है कि आप क्या कंज्यूम करते हो या कैसे कंज्यूम करते हो ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कैसे चेंज हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोटिस कि मैं क्या कंज्यूम करती थी, क्या शॉपिंग करती थी, क्यों शॉपिंग करती थी, वो सब चेंज हो गया है. बट इस सब का क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी लेना देना है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. आज हमें ज्वाइन किया है अ वेरी 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 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड वी हैव विद अस अश्विन पटनी. हाय अश्विन. Hi Shagwan. So he is the head of products and alternatives at Axis AMC, that is Axis Asset Management Company. He's also previously worked with Standard Chartered Bank, ICICI Bank and Accenture. So we are really excited to have you with us. Thank you. So, before we start and talking about so many fun related questions, I just wanted to know, and that's because I looked at your journey, कि you were a BE, you did a BE in metallurgy, which is one thing, and that's very sciencey and very techy, and now you're heading alternatives and products at a bank. So how did that happen? Why the switch? So I think जैसा सभी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ. As you grow older, you get better at understanding what is it that you like to do. आप exposure बढ़ता है अलग अलग चीज़ों के बारे में. As you're studying in school, if you're good, you typically take science, maths. That was the journey at least, and we'll talk about how things are changing. But आज से 30 साल पहले तो वही जर्नी थी. तो we did that, got into engineering. I enjoyed that. It's not that I didn't. I really liked some of those subjects. But somewhere मेरे दिल में एक जो interest था वो हमेशा financial markets और इसकी तरफ ज़्यादा था. And इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे समझ में आ गया था कि MBA करूँगा अगर मैं, तो उसके थ्रू मुझे ये इस एरिया में काम करने का मौका मिल सकता है. सो इमीडिएटली आफ्टर माय इंजीनियरिंग मैंने अपना MBA किया, एंड थैंक्स टू दैट आई वाज एबल टू मेक अ करियर. Okay, so now you have 20 years of experience, right? And let me tell you, I have just started my finance journey, and अब मेरी सैलरी आने वाली है, and I am in my head, all I'm thinking is कि अब मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर कोई कर रहा है, राइट? तो मुझे भी करना है. तो because I'm just starting out, what are the things that I should look at? क्या criteria रखूँ? What are the do's and don'ts? एक बहुत ही brief से, if you could just let us know. So सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है. तो I think that is a massive positive first step. क्योंकि बहुत सारे लोग को ये स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये तो फ्यूचर की बात है, ये अभी की बात नहीं है, मैं ये 4 साल बाद देख सकते हैं, 5 साल बाद देख सकते हैं, 10 साल बाद देख सकते हैं. आई थिंक सबसे ज़रूरी ये समझना है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकें, चाहे जो भी क्वांटम है, छोटा क्वांटम बड़ा क्वांटम, वो नहीं मायने रखता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ उसको जितना जल्दी हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मेशन है. जैसे जैसे हम एक डिसिप्लिन बनाएंगे रेगुलर सेविंग्स का, उसको डिप्लॉय करने का, वैसे वैसे वो हमारी आदत का, हमारी लाइफ का पार्ट बनता जाएगा, और वैसे वैसे वो हमारे को फ्यूचर में हेल्प करता जाएगा. अब आपके सवाल की बात आएगी तो आई थिंक द बेसिक्स आर रीजनेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट्स द गुड न्यूज़ कि म्यूचुअल फंड में बहुत आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. एक जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन आइडेंटिफाई करें, कितना हम इक्विटी में डालें, कितने हम डेट में डालें. अगर जो इसे इक्विटी में हमने एलोकेट करना है, जैसे आप टिपिकली आप यंग हैं और बहुत लंबा होराइज़न है, टिपिकली एक्विटी रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो टिपिकली एक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है. उस एक्विटी एक्सपोजर को आमतौर पे लोग जो SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर इन्वेस्टिंग के थ्रू उसमें एलोकेट करते हैं. तो बहुत सिंपल जर्नी है, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए. कीप इट सिंपल, आइडेंटिफाई अ फ्यू गुड फंड्स एंड एलोकेट ऑन अ रेगुलर बेसिस. राइट. एंड अगेन अनदर थिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट इज कि हर कोई म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. Now there's a thing called flexi cap also, and now there are also other things like sectors and themes. तो I hear all of these terms and I'm like, क्या हो रहा है? तो can you like guide me थोड़ा सा बेसिक्स पे कि ठीक है ये सेक्टर्स हैं, ये आपका
परहैप्स थीम्स हैं या इस टाइप के फंड्स हैं, थोड़ा सा उस पर गाइडेंस। करेक्ट, ये एक मतलब अगर मैं जोकिंगली कहूँ, दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, कि जितना ज़्यादा हम चॉइस बनाते जा रहे हैं उतना it becomes difficult for someone who is new. I think keeping it simple makes a lot of sense. Yeah. So I think very simply, large, mid, small is the three buckets that typically you define in terms of where they invest. You know, large companies, तो risk profile अलग होती है, कंपनियाँ बड़ी हैं, typically ज़्यादा stable हैं, mid, small typically ज़्यादा aggressive होता है. एक बार आप वो उसको सही पकड़ लें, देन आप उन फंड्स में डाल रहे हैं तो एक एक्सपोजर के लिए कि आपको मार्केट में थोड़ा सा लार्ज कैप एक्सपोजर में, थोड़ा मिड, थोड़ा स्मॉल. जहाँ तक फंड्स की बात है, ये चीज़ आप इंडिविजुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं. जैसे आप लार्ज कैप फंड का लार्ज कैप का एक्सपोजर लार्ज कैप फंड के थ्रू ले लें, मिड का मिड के थ्रू. और आपके कुछ इस तरह के फंड होते हैं जैसे आपने कहा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, जिसमें ये तीनों कैटेगरीज एक ही फंड में एलोकेटेड भी होती है. तो अगर आपको सिंपल रखना है, एक ही फंड में डालना है, तो वैसे कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैन्युलर रखना है, यू वांट टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पीसेस, मैनेज देम सेपरेटली, तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब सुनने में जितना डिफ़िकल्ट लगता है एक पहली बार जब आप इसमें करते हैं, उतना ये है नहीं. थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 घंटा स्पेंड करेंगे, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये कैटेगरीज काफ़ी इंट्यूटिव हैं. आई थिंक रेगुलेटर ने अच्छा काम किया कि इसको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉमेनक्लेचर वगैरह सबको बहुत स्ट्रेट रखा है. There is this really famous Warren Buffett का bet, right? He won $1 million, and the bet was basically कि actively managed funds जो हैं, they will not be able to beat passively managed index funds, and he was right. So that is, and also a lot of friends that I know, they're all chasing नहीं active management जाना है. तो considering that he's Warren Buffett and he won that bet, so what is your take on it and just how people are investing now? So थोड़ा नुआंस है उस बेट में, बिकॉज उसमें he was also talking about hedge funds and some other funds. लेकिन the basic point he was making, and I think that is a very very important point, is that ultimately his main point was about fees. Okay. So the difference that as investors we should be aware is that passive funds have very low fees because their job is just replication. Active funds have a higher fees because वहाँ पे fund manager अपना पूरा काम कर रहा है, research कर रहा है, analyze कर रहा है, और उसकी all that effort की fees वो investor से charge कर रहा है. तो all it boils down to is as active fund manager, अगर आपका जो alpha है जो आप create कर रहे हैं, वो आपकी fees के बजाय ज़्यादा substantial है, तब आपको एज एन इन्वेस्टर उसका बेनिफिट मिलेगा. लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको वो बेनिफिट अगर नहीं मिलेगा कभी जब आपका फंड मैनेजर थोड़ा बहुत अल्फा दे लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो फीस चार्ज कर ले ताकि आपको वो बेनिफिट नहीं मिले. तो आई थिंक द पॉइंट बफेट मेड इन द यूएस मार्केट कॉन्टेक्स्ट was that the fees actually takes away a lot of the alpha or almost all the alpha. Okay. इंडिया में अब तक वो सिचुएशन आई थिंक नहीं है. वी आर स्टिल इन अ हैप्पी सिचुएशन वेयर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें तो अल्फा फीस से ज़्यादा है नेट अल्फा इन्वेस्टर्स को मिला है. बट ये ध्यान रखने वाली बात है. और थोड़ा सा इंडिया का जर्नी यूएस से थोड़ा अलग है बिकॉज यूएस मार्केट ज़्यादा इवॉल्व है, बहुत लंबा हिस्ट्री है, हम अभी भी थोड़ा सा इमर्जिंग है. तो थोड़ा सा तो आई वुड से इंडियन मार्केट में अभी भी वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है. लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए. माई प्रेफर्ड रिकमेंडेशन इज़ कंबाइन द टू. इट्स नॉट आइदर और, थोड़ा एक्टिव में रखें, थोड़ा पैसिव में रखें, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. And also कितना रखे is the next question because you know a lot of people are salaried, right? जो invest करते हैं and मेरे पास limited amount है, मेरे को अपने खर्चे भी निकालने हैं, मुझे rent भी पे करना है, सारी चीज़ें करनी है और कट आके investing के लिए I don't have a lot. तो क्या मुझे you know effort लेके और पैसा should I keep it aside for investing and if yes then how much, right? And also यहाँ पे again a leading question is कि SIP versus lump sum. ये भी also comes into place. तो थोड़ा सा इसके ऊपर. तो लास्ट वाला तो सबसे इजी है, वो पहले कर लेते हैं क्योंकि SIP और लम्प सम आपको इट्स अ फंक्शन ऑफ आपके कैश फ्लोज. इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ द मार्केट. मार्केट वाली बात भी है लेकिन हम में से जैसे आपने बहुत सही कहा कि काफ़ी सारे लोगों की रेगुलर इनकम होती है, चाहे सैलरी के थ्रू हो या कोई दूसरी फीस हो या कोई दूसरी एक्टिविटी हो. अगर आपकी रेगुलर इनकम हो रही है तो SIP का ब्यूटी ये है कि
आपके कैश फ्लोज के साथ वो मैच हो जाता है, और साथ ही जैसे आपको पैसा आ रहा है वैसे वैसे आप एलोकेट करते आ रहे हैं, हैसल फ्री है। ना सवाल रहा कैसे या कितना एलोकेट करना है। तो ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये हमारी जर्नी या हमारे टारगेट से हमको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हमारी जर्नी है कि हमको 10 साल या 20 साल बाद एक सर्टन आउटकम अचीव करना है, वो आउटकम हो सकता है कोई गोल, जैसे हमें घर खरीदना है या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेविंग्स करनी है। सबसे बड़ा टारगेट ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि हमारी इनकम हमें सेल्फ सस्टेन कर सके, हम किसी और इनकम पे रिलाई ना करें। तो ये गोल हो सकते हैं। तो आज थ्रू फाइनेंशियल कैलकुलेटर या थ्रू एनालिसिस आप ये थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको अगर वो गोल अचीव करने के लिए कितना आपको इनकम किटी चाहिए, और उस किटी को अगर आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद चाहिए तो उसके लिए आपको कितना एलोकेशन आज से स्टार्ट करना चालू करना पड़ेगा, अगर आप रेगुलरली एलोकेट कर रहे हैं। तो ये एक अप्रोच है जो आप आपके एंड गोल से डिसाइड करते हैं। दूसरा अप्रोच है जो आपने कहा कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरी इनकम 100 रुपये थी और मैंने 70 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास 30 रुपये बचे, तो मैंने 30 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। आई थिंक सही आंसर इज समवेयर इन द मिडिल, क्योंकि गोल से हो सकता है आपका अनरियलिस्टिक आ जाए। तो आज की ज़िंदगी भी, आज हमको डे टू डे भी हमको अपनी लाइफ जीनी है, सिर्फ हम 20 साल आगे की सोच नहीं सकते। वैसे ही हम आज की पूरी ज़िंदगी छोड़ के 20 साल का फ्यूचर बिल्कुल अपना छोड़ नहीं सकते। हमको मिडवे पाथ आइडेंटिफाई करना होगा। तो वो सही तरीका है उसका कि बी अवेयर कि अगर आप इतनी सेविंग कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या निकल सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद। अगर उसका आउटकम हमको हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम लग रहा है, इसका मतलब है कि हमको डायल अप करना पड़ेगा। अगर हमें कंफर्टेबल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खर्चा आज कर लें। हो सकता है जितना हम सेव करके थोड़ा डिस्क्रिप्शन अपनी बढ़ा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आपने बोला भी कि हमें आज का भी देखना है, राइट। अब मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे पसंद है लग्जरी। मेरे को चाहिए कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े भी हो, मेरे पास ब्रांडेड जूते भी हो, बट मुझे पता है रियलिस्टिक नहीं है। मेरे को बहुत डांट पड़ती है घर पे कि हर चीज़ में आपको लग्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, विच इज़ फाइन। बट ऑल्सो आई हैव सीन कि जब मेरे आसपास हर कोई तो लग्जरी ले रहा है, राइट, मैं खुद भी ले रही हूँ, बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, माई कजन्स, माई रिलेटिव्स, एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स लग्जरी। एंड मैंने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया था। Maybe a couple of years ago I noticed कि everyone is happy, सब अपना अपना ले रहे हैं, but now I feel like कि बहुत ज़्यादा ये कि I want something that is extremely good in quality, it has to have a logo. So have you also seen that trend कि लोगों को अब luxury बहुत पसंद है? बिल्कुल, एंड इसको मतलब अलग अलग लोग यूज़ करते हैं वर्ड्स, प्रीमियमाइजेशन कह सकते हैं, लग्जरी कह सकते हैं। एक मुद्दे की बात यह है कि एक अवेयरनेस आ गई है कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं, अगर मैं कंट्रास्ट करूं कि पहले हम एक यूटिलिटी के हिसाब से स्पेंड करते थे कि अगर हमारा घर में पंखा लगाना है तो पंखा है, पंखे की यूटिलिटी है, हवा फेंकता है पंखा, पंखा मैंने लगा दिया, बस वो पंखा ही था, वो फिर तो पंखा था। लेकिन अब ये है कि अगर पंखा लगा तो मेरा बाकी डेकोर के साथ क्या है, कोई आएगा घर में तो उसको कैसा लगेगा, उसकी क्या कलर है, क्या हो सकते हैं, रिमोट हो सकता है। तो एक हवा वाली यूटिलिटी से आगे बढ़ के हम ये देख रहे हैं कि क्या वो पंखे के 4 दूसरे पहलू भी थे जो हमको देखने चाहिए टू डिसाइड। एंड अगर उसका मतलब ये है कि पंखे का कॉस्ट मैं 100 रुपये की बजाय 115 रुपये दे के मुझे वो सारे पहलू भी देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ, कि मैं 15 रुपये ज़्यादा दे के आई वुड रादर ऑल्सो गेट दैट एडिशनल बेनिफिट ऑफ ओनिंग दैट गुड, जो मुझे सिर्फ एक यूटिलिटी के बियॉन्ड जाता है। ट्रू, दैट हैपेंस। एंड ऑल्सो लाइक लग्जरी, आई थिंक ऑल्सो इसमें एक चीज़ और है कि एक्सेसिबिलिटी चेंज हो गई है। हाँ, मतलब पहले जैसे मेरे माय पेरेंट्स टेल मी अ लॉट कि उनके पास अगर उनको कुछ दिवाली आ रही है तो दे डिडंट बाय न्यू क्लोथ्स, उन जो था उसी में से उन लाइक माय नाना नानी व्हाटएवर जो कपड़ा था बना के कपड़े दे दिए, वो था। नाउ आई गो शॉप, एवरीवन दैट आई नो गोज टू शॉप। तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी हैज चेंज। उनके पास उतने ऑप्शन ही नहीं थे लेके आने के, या फिर इवन पेमेंट के टर्म्स में फॉर एग्जाम्पल आई नोटिस कि दे टेल कि तुम्हें तो मतलब 1 रुपये की वैल्यू नहीं पता, बट आई एम लाइक कि ठीक है, इट्स 1 रुपी, इट हैज़ अ वैल्यू, बट ऑल्सो इट्स ईजियर फॉर मी टू स्पेंड दैट। आई फील लाइक उसके कारण भी लोग बह जाते हैं इमोशंस में कि चलो भाई इट्स सो ईजी टू पे, आई जस्ट पे एंड बाय समथिंग। सो दैट ऑल्सो आई थिंक हैपेंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू दिस, राइट। आई थिंक जो एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, जो इस पूरी आपने जो स्टोरी, ये सब हम सबकी लाइफ में हम देख रहे हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था
वो इस लेवल पे था $700,000 के आसपास, आज हम 2000 के भी ऊपर हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है जब आपका इनकम लेवल इस लेवल से इस लेवल आता है, वो ये होता है कि जब एक, और ये सबने देखा होगा कि एक इनिशियल इनकम आपकी रोज़मर्रा जो डेली नीड्स है उसमें जाता है। हाँ. चाहे कोई भी आदमी हो, एक सबसे पहले आप पैसे कमाएंगे तो आपका खाना पीना ये वो बेसिक नीड्स स्टेपल्स वो आप लेंगे। जैसे ही आपका इनकम उसके ऊपर जाता है वो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की एबिलिटी बढ़ा देता है। तो एज अ नेशन जो हुई है वो हमारे साथ यही हुआ है कि एक 15 साल 20 साल पहले जो हमारा इनकम का एक बहुत बड़ा पूल जो स्पेंड होता था वो ऐसी चीज़ों पे स्पेंड होता था जो हमारी डे टू डे फूड नीड बेस्ड, यू नो, जो मूवी बने, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक चीज़ों पे स्पेंड हो। अब हमारे पास वो एक डिस्पोजेबल इनकम है जो एक मिडिल क्लास के पास, कि वो हम उसको जा करके ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो हम अपनी शौक के लिए ले रहे हैं, नीड के लिए नहीं। ये हमारा शौक है, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये पर्टिकुलर शू मुझे अच्छा लगा, मुझे इसलिए मैंने लिया। तो ये जनरेशनल भी है। इंडिया का डेमोग्राफिक जैसे आप जानते हैं, एवरेज एज हमारी, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड कि हमारी इनकम्स ग्रो कर रही हैं। तो समवेयर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये 2-3 चीज़ें हैं कि देर इज़ अ ग्रेटर इनकम, देर इज़ डेमोग्राफिक एंड देर इज़ अर्बनाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शहर में आ रहे हैं। शहरों में एक दूसरे की तरफ लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है जो compared to how it used to be. True. And okay, so all of that is great, but also I've noticed. So I'll tell you an incident. Okay, I was in a lift with my family, and my dad got this iPhone 14, I think, and premium version, whatever. Great, we were all excited. वो lift में हम लोग देख रहे थे, and suddenly, and now there are escorts in the lift also. So there was that boy in probably 20, 22, something like that. And उसने अपने पॉकेट में से फ़ोन निकाला and it was the exact same model as my dad's. And I mean we had a good laugh कि it's good to see people do that, but also इतना accessibility है and it's easier to buy things now, right? कि उसने, I don't know how, you know, people manage to buy these things, I can't, but it's so nice to see that people have access to a lot of premium products. So शायद पहले it was reserved for one particular income group, I'd say. हाँ जी. Right? So ये I think थोड़ा सा it's also the tools, digital tools बन गए हैं, शॉपिंग इतनी आसान हो गई है. दूसरा है कि क्रेडिट मिलने लगा है. तो अगर पहले ये होता था कि आप सेव करते थे और फिर जा कर के आपके पैसे से खरीदते थे, अभी कितने लोगों को ये है कि पहले हम स्पेंड करेंगे और फिर उसको EMI के उसका पे करेंगे. सो अब ये सही गलत तो कुछ है नहीं, जिसकी जैसी लाइफस्टाइल है वैसा कर सकता है. लेकिन एज यू राइटली सेड, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चेंज है वो माइंडसेट का चेंज है कि लोगों को कंजम्पशन करना, अच्छा कंजम्पशन करने का एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं. और सबके लिए सेम चीज़ नहीं है. जैसे योर एग्जाम्पल इट वॉज द फोन, बट इन समबडी एल्सेज एग्जाम्पल इट नीड नॉट बी, इट कुड इवन बी एन एक्सपीरियंस कि किसी को एक अच्छा हॉलीडे करना है, या किसी को एक अच्छा फिटनेस का वो करना है, क्लब ज्वाइन करना है, फिटनेस का बैंड खरीदना है, स्मार्ट वॉच लेनी है. तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग की. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया कि इतने सारे अलग अलग एरियाज में ये ट्रेंड अपने आप को प्ले आउट करता हमें दिख रहा है. And Shaukia also, I think people are spending like left and right. So I mean it's all great, it's nice to see, but do you think कि हम now we're becoming a nation where people are spending a lot, which is great, but do you think just from a macroeconomic point of view, what do you think the implication of this would be कि लोग इतना spend कर रहे हैं freely? ये तो इकोनॉमिक का ग्रोथ का पॉइंट ही है, क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकली कंजम्पशन हैज़ बीन अ बिग पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. ऑलमोस्ट 60-70% इकोनॉमी ग्रोथ हमारी कंजम्पशन के थ्रू आती है हिस्टोरिकली भी. लेकिन जो चेंज हो रहा है वो ये चेंज हो रहा है कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है. सो ये नहीं है कि कंजम्पशन पहले कम था या अब ज़्यादा है या ज़्यादा कम है. कंजम्पशन हमेशा था, लेकिन कंजम्पशन किस चीज़ में ज़्यादा है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक एसेंशियल्स में ज़्यादा जाता था. अगर हमारा कंजम्पशन बास्केट आप देखें हिस्टोरिकली 50% या उससे भी ज़्यादा फूड में होता था. तो बेसिक हमारी डेली एसेंशियल्स में ही हमारे पैसे ख़त्म हो गए, तो दूसरी चीज़ों के लिए पैसे बचे ही नहीं. अब वो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, दूसरी चीज़ों के लिए स्कोप बढ़ता जा रहा है, जैसे इनकम्स बढ़ रही हैं. किसी भी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल होती है कि अगर जैसे आप या मैं हम स्पेंड कर रहे हैं, हम वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो किसी कंपनी ने बनाया है, तो वो हम उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी को उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है. उस कंपनी का जो बेनिफिट है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है. तो ये तो इकोनॉमिक साइकिल है.
उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स को जो बेनिफिट मिला उस मनी से उन्होंने दूसरी चीज़ें कंज्यूम की। तो ये इकोनॉमी साइकिल है। एक पॉजिटिव साइकिल होती है जब ओवरऑल इनकम ग्रो कर रही है, उससे आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंजम्पशन से ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होके इनकम्स और ग्रो कर रही हैं। तो ऐसे ये पॉजिटिव साइकिल है। कहीं थोड़ा सा कॉशियस ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आई थिंक इंडिया में हमने वो वाली सिचुएशन नहीं देखी। I've seen that word, no, कि डेट बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं, तो क्रेडिट डेट का डेट ट्रैप इज व्हाट दे कॉल इट, राइट? तो वो इंडिया में आई थिंक हम अभी भी काफ़ी कंजर्वेटिव देश हैं। आई थिंक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अभी भी यही हैं कि आप जितना खर्चा आप उतना ही करते हैं, जितना पैर फैलाओ जितना चादर, जो आप उतना ही खर्चा करते हैं जितना कहीं ना कहीं आपका कैपेसिटी को देख करके करते हैं। थोड़ा कैश फ्लो आगे पीछे आप लोन से कर सकते हैं, लेकिन जो किसी ने अगर महंगा फ़ोन लिया है तो ऐसा हो सकता है कि उसने दूसरी चीज़ों में खर्चा नहीं किया, चाहे कपड़ों में या शूज़ में। किसी ने फ़ोन सस्ता कर लिया लेकिन शूज़ महंगे ले लिए, या जैसे मैं कह रहा था हॉलीडे महंगा ले लिया। तो ये तो चॉइस की बात है कि आप कहाँ अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए और ये बहुत पब्लिक हो गया है कि ये स्पेंड करना अपना, कि किस तरह का आपने स्पेंड किया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो ये बहुत पब्लिकली भी लोग डिस्प्ले करते हैं जो पहले शायद उतना नहीं कर पाते थे। True, and you mentioned social media, right? And I read this number somewhere that 55% of consumers, they are unlikely to buy a product अगर उन्होंने उससे related user generated content नहीं देखा है। And I am also again one of those I think population जिसके लिए बहुत important है, मैं जो product मैं खरीदना चाह रही हूँ वो मुझे online देखना है। मेरे को देखना है कि लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो सोशल मीडिया हैज़ रियली चेंज्ड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ आई शॉप इन जनरल, सो दैट्स आल्सो मेजर शिफ्ट। एब्सोल्युटली। अभी आज जैसे कोई भी आप बड़ा सेगमेंट ले लें, कार ले लें, तो बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि कोई कार लेने से पहले इंटरनेट पे जाएगा या सोशल मीडिया जाएगा और इवैल्यूएट नहीं करेगा। या आप फ़ोन ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, या इवन छोटी चीज़ ले लें, आप कोई रेस्टोरेंट है, आप ऑर्डर करना है, तो भी आप जा कर के उसका पहले रेटिंग देखते हैं, क्या लोगों का, बाकी लोगों का कहना है, क्या रिव्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। तो ये एक ज़माना है जो आप सोशल मीडिया या सोशल रिव्यूज़ का ज़माना है, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बहुत अच्छा और सेफ़ तरीका है ये जानने का कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर 10 दूसरे लोगों ने देखा है उस प्रोडक्ट को, कंज्यूम किया उस प्रोडक्ट को, और उनका मानना है कि ये अच्छा है, तो ये काफ़ी एक रिलायबल तरीका है ये एक्सपेक्ट करने का। और ये हिस्टोरिकली क्या होता था, ये चीज़ आपके पास होती नहीं थी, रिव्यू होता नहीं था, तो कंपनीज को स्पेंड करना पड़ता था ब्रांड बनाने के लिए। तो आप बहुत मार्केटिंग स्पेंड करते थे, ब्रांड बनाते थे, तो एक शॉर्टकट ये होता था कि जिसका ब्रांड बड़ा है शायद वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, शायद वो लोगों को, क्योंकि वो कंपनी का ब्रांड बहुत, हमने जो पुराने बहुत पैसा लगाया है इसलिए, तो वो समवेयर दैट इज। अब वो ऐसा हो गया कि नए न्यू एज कंपनीज ऐसी हैं, न्यू एज बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनको अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी जो ऑफरिंग है वो सोशल मीडिया में सोशली लोगों को एक्सेप्ट करने लगे, वो जो से वायरल हो गया जैसे आजकल कहते हैं, अगर लोगों को वो एक्सेप्टेबल होने लगा, लोग उसको पसंद करने लगे, that becomes a much better way or much stronger way to popularize compared to just spending money throwing on marketing and branding. That is true. And also like you said कि we're as compared to a lot of developed countries, हम लोग lower income उसमें आते हैं, but I've seen कि aspiration में कोई कमी नहीं है। Everyone wants the best of things that's out there. Global ज़माना है आज। When you are consuming content, आपको content में कोई फ़र्क नहीं है, आपको इंटरनेट में कोई फ़र्क नहीं है, आपको वही कंटेंट आपको यूएस का है या यूरोप का है या जापान का है या इंडिया का है, आपको एक्सेस है सारे कंटेंट की। तो आप जो जनरेशन आ रही है, जो इस सोशल मीडिया या इस डिजिटल जनरेशन को आप कह सकते हो, उस जनरेशन के लिए कोई फ़र्क नहीं है। पहले क्या था, अगर आप गांव में हैं, आप टियर 2 सिटी में हैं, आपकी दुनिया, वर्ल्ड व्यू इज़ लिमिटेड टू आपके आसपास जो आपने देखा है। अगर आपके आसपास आपने ब्रांड देखे ही नहीं है, आपके आसपास आपने उस तरह का कंजम्पशन देखा ही नहीं है, तो आपकी एस्पिरेशन भी उतनी ही है। आप मैक्सिमम आपके पास का जो बड़ा शहर है वहाँ आकर के आप थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर मिलेगा। अभी आप टियर 4 सिटी में, आप गांव में हैं, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिजिटली कनेक्टेड हैं, आपको पूरी दुनिया की एक्सेस है आपके पास। तो लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, लोगों की कंपैरिजन अपने आप का है कि भाई मैं सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आगे तक जाना चाहता हूँ। एंड ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि लोग अपने आप को पुश करेंगे, लोग अपने को ग्रो करेंगे। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू बी मीडियोकर और इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू बी
poor as we have been historically. We want to change that, and we want to go ahead beyond this. True. So we talked a lot about mutual funds, right? Now I want to know कि ठीक है कोई इंसान, I know कि long term a lot of people prefer, but then when do you know the time is right to now sell your mutual funds? How do you identify that? So normally I think it depends largely on two things. एक तो आपकी क्या एसेट क्लास है. अगर आपने इक्विटी में डाला है तो इक्विटी इज जेन्युइनली लॉन्ग टर्म, उसका कोई एंड डेट होता नहीं है. वेयरएज अगर आप डेट का देखें तो टिपिकली होराइजन होता है. तो अगर आपने डेट में डाला है पर्टिकुलर होराइजन के लिए, होराइजन खत्म हो गया तो आप निकाल सकते हैं. लेकिन इक्विटी में ओपन एंडेड होता है क्योंकि इक्विटी इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट. तो इक्विटी में जब रिडीम करने या सेल करने की बात आती है तो इट कैन बी वन ऑफ टू थिंग्स. या तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी जो मीट हो गई, तो आपने जैसे हम थोड़ा टाइम पहले प्लानिंग की बात कर रहे थे कि आपने बोला कि मैं 100 रुपया हर महीने डालूंगा तो मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटम मिल जाएगा और मुझे उस क्वांटम का कुछ करना है, घर खरीदना है या कोई दूसरा चीज़ करना है. सो वो आपके सपोज जर्नी जो है वो जर्नी हो गई, प्लेड आउट, होपफुली इट वेंट वेल एंड यू गॉट दैट क्वांटम. सो सपोज आपको घर खरीदना है तो अब आपको सेल करना पड़ेगा टू मोनेटाइज दैट मनी एंड पे द मनी फॉर द हाउस. सो दैट इज द, आई वुड से द मेन वे ऑफ डूइंग इट. दूसरा जो सेल करने का होता है वो नॉर्मली जो कुछ लोग करते हैं, अधिकतर लोग नहीं करते हैं, कि जो थोड़ा सा मार्केट कभी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या कुछ ज़्यादा चल रहा है तो आप रीबैलेंस कर ले अपना. क्योंकि जैसे आपका एक एसेट एलोकेशन होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपका क्या मिक्स होना चाहिए इक्विटी या डेट में. तो अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपको 60% इक्विटी में चाहिए, 40% डेट में चाहिए, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा चल गया तो मार्केट की वजह से, मार्क टू मार्केट की वजह से 60% में लुक लाइक 70 और 80. तो तब थोड़ा सा आप सेल कर सकते हैं टू ब्रिंग इट बैक टू 60 और समथिंग, विच इज जैसे मैंने कहा बहुत कम लोग करते हैं. एसेट एलोकेशन इज समथिंग विच इज सैडली नॉट दैट मेनी पीपल फोकस ऑन और लुक एट, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी. And now that we're talking about it, what is your सबसे ज़्यादा like you know the mutual fund that you've held for the longest time? So you can also tell yours. So honestly 20 साल की जर्नी है. 20 साल पहले it is astonishing, you know, industry used to be really tiny. ज़्यादा कल्चर नहीं था म्यूचुअल फंड सेविंग का. मैं भी जब पहले काम करना चालू किया, फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करना चालू किया, लेकिन सबसे पहले तो बॉन्ड्स या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी या एफडी खरीदी है. तो वो कल्चर बहुत अलग होता था उस टाइम पे. आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपका पीपीएफ अकाउंट खोलते थे या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए लेते थे. अभी भी खोलते हैं, मेरे ने अभी भी खुलवाया था. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुछ समझते हो तो धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट करते हो. पहले मैंने भी वही गलतियाँ की कि जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा था पिछले 1 साल का, उस फंड में डाल दिया पैसा. फिर समझ में आया कि नहीं करना चाहिए, दूसरा चीज़ करना चाहिए. सो आई थिंक किसी के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि किसी के लिए भी ये सेम जर्नी है. आप फंड मैनेजर हैं, आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, डजंट मैटर. सबके लिए पर्सनल मनी की जर्नी जो है वो एक उसी तरह से उनको करनी पड़ती है. सबके लिए सेम है. And everyone needs to go through that. And you said that you know कोई economist हो, fund manager, तो आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी हैं? And I'd like to ask the audience to note these down because who else could tell us, right? So what are some mistakes that you made early on in your career, especially when it comes to like long-term investing, that you feel like कि ठीक है, now you know better? I think जैसे जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी आपने बिना सोचे उसको फॉलो कर ली. सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, अब उसमें क्यों बड़ी गलती क्यों कहूँगा, जैसे उस कोई होती है जिसमें आपको 20-20 साल के लिए कमिट करना पड़ता है कि मैं 20 साल तक प्रीमियम भरूंगा. अब एक बार आप उसमें चले गए तो ना आप छोड़ सकते हैं ना आप कर सकते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा एक लर्निंग था मेरे लिए कि जस्ट बिकॉज 4 लोगों ने कहा या पेरेंट्स ने कहा या किसी ने कहा, क्योंकि वो पुराने समय में वही होता आया था, तो आप भी वो कर दिए बिना आपने अपनी एनालिसिस इंडिपेंडेंटली नहीं की. उनके पास ऑप्शंस ही उतने थे, ऑप्शंस भी नहीं थे. तो एक गलती वो थी कि आपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के बिना या बिना समझे कि आप क्या ले रहे हो आप वो ले लिए. आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती होती है. हम बहुत लोग ये क्योंकि किसी ने कहा हमने कर दिया बिना समझे कि हम किस चीज़ में घुस रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती है. दूसरी गलती है कि जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है, जिस पे बहुत सब लोगों का फोकस है, सबका अटेंशन है, सबको लगता है कि सबकी बातें हो रही है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए. तो वो एक बहुत मुश्किल होता है, वो टेम्पटेशन से बचना अपने आप को.
अगर सब लोग कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत अच्छे आईपीओ में डाला, बहुत आईपीओ हो रहे हैं, हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने भी किसी में डाल दिया, वो अगेन क्या आप समझे, क्या आपने एक थिंकिंग के साथ किया, या क्योंकि एक बहुत हर जगह आपको नॉइज दिख रहा है इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो गलतियां हैं जो तकरीबन आई थिंक सब, मैंने भी की है, सब लोग करते हैं। ये दो चीज़ें से बहुत ज़रूरत है। So we talked a lot about mutual funds, and we also talked about consumption. Now, as you know, someone who's just starting out with investment, and मुझे देखना है कि यार इंडिया इतना कंज्यूम कर रही है, क्या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं मे बी अपने इन्वेस्टमेंट्स में उससे कुछ तो निकाल ही लूँ प्रॉफिट, राइट? तो इज देयर एनीथिंग दैट करंटली एग्जिस्ट इन द मार्केट दैट कैन हेल्प मी कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी? थीमेटिक फंड्स, जैसे कोई भी एक थीम होती है जिसको हमको टारगेट करना होता है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है थीमेटिक फंड की, आप उस थीम के टुवर्ड्स टारगेटेड फंड्स लॉन्च होते हैं। तो जैसे अगर कंजम्पशन पे आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी थीम है और इस पे बहुत पोटेंशियल है, तो कंजम्पशन फंड्स होते हैं। जैसे कंजम्पशन के सेक्टर्स के रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, कंजम्पशन के रिलेटेड जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, उनमें खासतौर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको एक जरिया है जिससे थ्रू आप इस थीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें कैसे टाइप के सेक्टर्स दैट कम अंडर दिस थीम? ब्रॉडली स्पीकिंग जो कंजम्पशन ओरिएंटेड ट्रेंड्स हैं, जैसे कि आप जो एक आम तौर पे एक नेचुरल कंजम्पशन, जैसा कि कंज्यूमर स्टेपल है, जैसे फूड है, हमारे आपके डे टू डे अप्लायंसेस हैं, डे टू डे आपके होम केयर के जो चीज़ें हैं, बट उसके बियॉन्ड भी हैं। जैसे अगर आप देखें कि रिटेल है, या रियल एस्टेट है, या होटल्स एंड हॉलीडेज रिलेटेड है, या ऑटो या कार वगैरह है, तो आपका कंजम्पशन बास्केट जो हमने काफ़ी डिस्कस किया कि बढ़ता चला जा रहा है। तो अब वो एक नैरो कंजम्पशन से ज़्यादा एक ब्रॉडर चीज़ होती जा रही है, जहाँ एक्सपीरियंसेस हैं, डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, तो बहुत सारी अलग अलग वे से हम कंज्यूम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से एलोकेट करने का, दैट इज़ वेयर द कंजम्पशन फंड कम्स इन द पिक्चर। So we saw that Axis AMC is coming up with a new fund that's based on consumption. So can you tell us a little bit about that? Yeah. So it's very interesting because consumption is going through, as we have seen, a very dramatic shift in terms of the patterns in consumption, the patterns in the economy. हमको दिख रहा है कि, for example, premiumization is playing out, formalization is playing out. पहले हम अगर कपड़े ले रहे थे या शूज़ ले रहे थे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमने इनफॉर्मल अनब्रांडेड ले ली है या ब्रांडेड ले ली। अब वो चीज़ें, अब योर पीपल हैव बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस। तो ये सारे शिफ्ट्स का जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इस सेक्टर में कंपनीज़ हैं, उनको ये बहुत, हमें लगता है, बेनिफिट हो भी रहा है और आगे भी बहुत सारा होने वाला है। सो दिस इज़ अ फंड दैट इज़ टारगेटिंग सम ऑफ द बिग ट्रेंड्स इन कंजम्पशन टू टेक एडवांटेज ऑफ देम. Ultimately, it's about the rising income and rising growth in India that we are seeing, which will create the capacity to spend and consume, and that consumption is going into more premium offerings, more experiences, different types of consumption patterns, and how do we benefit from that whole thing? बहुत टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर फंड, कंसिडरिंग कि मार्केट अभी इतना कुछ, एवरी डे आई ओपन द न्यूज़ कि इस दिन रिकॉर्ड हाइज है, अगले दिन देयर इज अ डिप, तो ये बहुत हो रहा है. तो जस्ट एज एन इन्वेस्टर, हाउ, अगर मैं रिस्क एवर्स हूँ फॉर एग्जांपल, तो इज दिस फंड समथिंग दैट आई कैन लुक एट? सो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि कंजम्पशन इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट. जैसे हमने कहा, इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, बट अगर आप कंजम्पशन की, जो अगर इवन ये सारी ब्रॉड चीज़ें लें, तो ऑलमोस्ट 30-35% मार्केट का हिस्सा कंजम्पशन स्टॉक्स का होता है. तो कंजम्पशन बहुत नैरो नहीं है, ऑलरेडी ब्रॉड है. तो आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड होता है. लेकिन अगर आप प्योर कंजम्पशन, क्योंकि आप टारगेटेड वे में उसको एलोकेट करना चाहते हैं, इसलिए आप कंजम्पशन फंड में डालेंगे. अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंजम्पशन के जिस तरह के टिपिकली एक बिहेवियर हमने देखा है ओवर द लॉन्ग टर्म, ये ऐसा सेक्टर है या ऐसी थीम है जहाँ पे वॉलेटिलिटी, या जब बड़ा करेक्शन मार्केट में जब आया है, तब ये उतना नहीं गिरा है या उतनी वॉलेटिलिटी नहीं आई है जितना ब्रॉडर मार्केट में आई है. क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कंजम्पशन की कंपनी ऐसी होती है जो कैश रिच होती हैं, जो जिनका रिटर्न प्रोफाइल्स अच्छा होता है, ये ओवरऑल स्ट्रॉन्गर होती हैं, दे आर एबल टू विथस्टैंड साइकिल्स मच मोर कंपेयर्ड टू जो कैपेक्स हैवी कंपनीज होती हैं या इंफ्रा या इस तरह की कंपनीज होती हैं. तो ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल वाइज आई वुड से ठीक है, इसकी रिस्क डाइवर्सिफाइड फंड से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल इसकी काफ़ी रीजनेबल है. ओके, गॉट इट.
So a lot of conversation about mutual funds and consumption and everything, but now I want to circle back to you because there's a lot, you know, to unpack there also. So when I was introducing you, I said head of products and alternatives. Now I don't know what an alternative is, so can you tell me what that is? अगर इंग्लिश में सिंपल देखें तो अल्टरनेटिव मतलब कुछ अलग, नॉर्मल से अलग. सो ये एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अल्टरनेटिव का जब यूज़ किए करते हैं हम, तो ये जो नॉर्मल होता है वो होता है जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह में करते हैं. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स के बियॉन्ड होते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी है, क्रेडिट है, रियल एस्टेट्स है. सो ऐसे जिसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू सेबी का रेगुलेशन है, उसके थ्रू व्हीकल बनते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इनको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. So now that you're talking about this, tell me, have you ever made a purchase जो आपने, you know, उस time पे emotion में तो ले लिया, but then later you're like कि why did I buy this? So have you ever made a purchase like that? ये सबके साथ होता है, थोड़ा छोटा छोटा बड़ा. मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ तो मैंने बहुत बड़ा स्तर पे ऐसा परचेज नहीं किया है, लेकिन आई थिंक आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यू ऑलवेज गेट कैरिड अवे. सो इन द पास्ट आई हैव आल्सो डन दैट वेयर आई हैव बॉट, यू नो, सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व्हिच आई बॉट एंड देन आई रियलाइज्ड, कैमरा ले लिया एक बहुत फैंसी. सबको लगता है कि अगर अच्छा कैमरा हो तो मैं भी फोटोग्राफर बन जाऊं. देन यू रियलाइज कि ये स्किल होती है, सिर्फ हाथ में एक अच्छा बड़ा सा कैमरा लेने से ये सब लोग नहीं कर सकते. सो आई थिंक वो कैमरा प्रॉब्ली इट वाज वन मिस्टेक वेयर आई रियलाइज्ड वेरी क्विकली कि वो मेरा एप्टीट्यूड नहीं था. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, यू नो, हर कोई कैमरा ले लेता है बड़ा एक्सपेंसिव सा कि ओके अब तो आई एम गोइंग टू बी द डेजिग्नेटेड फोटोग्राफर एट एवरी फंक्शन, एंड देन यू रियलाइज कि इतना इजी नहीं होता है. सो दैट हैपेंस. कंसीडरिंग एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट, what is your outlook now for the next perhaps 5 years, 10 years, and what do you think this entire investing industry and especially mutual funds also, how do you think it'll go now? So I would say outlook बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है. सेम रीज़न जो मैं पहले भी कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में. 4 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में है. हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें 140 करोड़, और अगर हम उसमें इवन वर्किंग एज वाले लोगों को भी देखें तो भी इट इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. तो एक तरफ देखा जाए तो इंडस्ट्री हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे. जस्ट शेयर नंबर ऑफ पीपल, यू नो, नंबर ऑफ सिप का हम जो सारे डेटा देखते हैं मीडिया में, सिप की बुक जो बढ़ रही है, AUM बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये अभी भी बहुत छोटा पार्ट है. अगर आप देखें कि कितने लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, या कितने लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, या डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, या कितने लोग अर्नर्स हैं जनरली इन इंडिया, उससे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग अभी बहुत छोटी है. तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग मैं देखता हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे लिए. तो आई वुड से नेक्स्ट 10 साल 15 साल मुझे कोई इशू नहीं लगता कि हम अपनी ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं. मार्केट्स तो ऊपर नीचे करते रहेंगे. मार्केट्स का काम है कि हमें सरप्राइज रखें, हमें अपने फुट पे रखें, यू नो, वी हैव टू बी निम्बल. बट आई वुड से थोड़ा सा आई हैव ऑलवेज अ लिटिल कॉशियस जब मार्केट, जैसे यू वर सेइंग अ लिटिल अर्लियर, एवरी डे व्हेन यू रीड अ न्यू हाई, और व्हेन मार्केट्स आर गोइंग थ्रू अ सिनेरियो वेयर 1 year 2 year returns are very very high, that is always a time for a little bit of introspection, time to just keep your emotions in check. But वो तो part and parcel है. I think overall journeys मुझे लगता है बहुत positive potential. So it's a thumbs up from your end, I Absolutely. think. 2 thumbs. Good. Okay, so now we're going to see you in the next segment of the video. So hi everyone, welcome back after that very long conversation. Now we have a really short segment जहाँ पे we have some really fun rapid fire questions. So Ashwin, really simple, very fun questions, and the challenge here is कि आपको as soon as I ask you the question you have to answer. ठीक है? So it's like you have to stay on top of this. Okay. So the first question is who is your financial guru and what's the best advice that you've gotten from them? एक ऑथर है जॉन मॉल्डन जो बहुत अच्छा लिखते हैं, वीकली न्यूज़लेटर भी लिखते थे. एंड वॉरेन बफेट सबके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, बिकॉज व्हाट ही हैज अचीव्ड इज अनबिलीवेबल. Yeah, okay. And what was the advice that you got from them that you were, you know, it's amazing? I think compounding, power of compounding. किसी ने कहा है कि, you know, if you look at Warren Buffett's earnings, 80-90% of his earnings have come after he crossed age 80. Okay. तो क्या है कि ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है हमको थियोरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि व्हाई इज ही सो सक्सेसफुल कंपेयर टू द अदर्स, बिकॉज ही स्टार्टेड एट एज 30 एंड आज वो 90 ईयर्स के होके भी अभी भी वो इन्वेस्टेड हैं. तो 2 बातें
उसमें समझ में आई. एक है you have to survive. You cannot let invest into a thing that will destroy your capital, because अगर आप survive नहीं किए और destroy ऐसी चीज़ में invest कर दिया जहाँ capital आपकी destroy हो गई तो आप ख़त्म ही हो गए. तो आपको survive करना है. Point number 2, आपको जितना लंबा आप खेलोगे उतना वो आपके फेवर में जाएगा. तो अभी हम बात कर रहे थे कि बेचना है, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं बेचना. इक्विटी ओपन एंडेड ऐसा क्लास है. 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल अगर हम कंपाउंड कर पाते हैं तो वो आउटकम हमको जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत आगे निकलेगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर करंट एसेट एलोकेशन मिक्स? मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ और इट आल्सो मे बी रिफ्लेक्ट्स माय एज, बट आई एम अबाउट 35-40% इन इक्विटी, बैलेंस इन डेट. ओके, एंड व्हाट इज योर थंब रूल फॉर इन्वेस्टिंग? My thumb rule is I don't worry about selling. I only think about when to buy. So I think about allocating, getting the allocation right and allocating and then forgetting. Great. The next question is, what was that one investment that you regret missing out on? कि यार miss हो गया. I think I could have allocated to equity. I started working in 2000-2001. जब market was, funnily enough, all retail money used to be in debt funds, not in equity funds. So I think I really regret missing out not starting the equity journey when I started working. I started my equity journey much later. So really regret missing that. So you started investing before I was even born. That is, I mean, I'm just imagining the compounding effect on your investments. Right, okay. The next one is, what advice would you give to someone who's just starting out with their investment journey? Keep it simple and enjoy the journey. Don't overcomplicate, don't overthink. It's not that difficult, but also it should not take over your life. I think investment से आगे बहुत fun चीज़ें हैं दुनिया में करने की. हमने consumption की बात की है, इसमें कितनी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी लाइफ का. I think investment ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप एक अच्छी तरह से reasonable time spend करें, that reasonable time doesn't need to be a lot. हफ्ते में आप आधा घंटा, महीने में आप 2-3 घंटा, उतना आप स्पेंड कर लें. just do it smartly. उसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. So I would say give reasonable time but don't give too much time also. It's not सुबह 3 घंटा हम टीवी देख रहे हैं, CNBC या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या स्टॉक्स के प्राइस देख रहे हैं. For most people, it's not very relevant. मतलब कि pay attention, but like tension नहीं लेने का. Like you don't have to stress out about it, well right? Said. Okay. What was that one myth that you had about investing that you no longer have? I feel the really big battle I've always had is on whether to own a house or not. Oh. So me and my wife, we had different views. I think I was on the side that there's no need to buy a house, but I've changed my views. We went with my wife and we bought a house, and I'm really glad we did. Okay, that is amazing. How old were you when you made your first investment? 2001, so I was 23. Oh, okay. And I think you've already answered this, but what is the most expensive thing that you've purchased? I think that has to be the house now. Yeah. I mean, it can no longer be the camera, right? Okay. A red flag for you when you choose where to invest? I think it's very important that where the house or the entity that is behind this. So a red flag for me is if I am not comfortable about that house or that company or that setup, the longevity of that setup. Because one is just looking at the performance, just looking at what that person is doing. But when you're committing money for the long term, you also have to see whether, okay, I'm giving it to so and so mutual fund, so and so bank. Do I see that it's going to be around for the next 5, 10, 15 years or not? So a red flag for me is someone which I feel is an opportunist. जो आज से 3 साल बाद 5 साल बाद मुझे नहीं पता कि वो बिजनेस में होंगे कि नहीं या कितना उनका इंटरेस्ट होगा कि नहीं. तो I would not give them even if their strategy is fantastic. Okay. And the last question is, how do you decide when to exit a mutual fund? Typically, as I said, my style is not to sell, so I would only do it more as a way of streamlining. अगर कुछ ऐसा हो गया कि भाई, I think अगर किसी ऐसा फंड है जहाँ पे मेरा allocation छोटा है, I don't want the bother of tracking too many funds, तो consolidate करता है. तो एक reason होता है consolidation. तो छोटे छोटे जो funds रह गए हैं उनको मैं clean out कर देता हूँ time to time. दूसरा reason होता है कि somewhere I am revisiting my asset allocation.
तो अगर मुझे लगता है कि ये चेंज करना चाहिए तो दैट those are the two reasons probably that I've sold. Okay, and now the last question and possibly the most important one. How many times a day do you get asked कि मेरे को भी fund suggest कर दो? That is the occupational hazard, and that I like it, and that's why I enjoy doing it. So I don't mind people asking me that. Yeah. I think the important thing, somebody did that data and वो data 100% सही नहीं है, लेकिन somebody 90% of your investment performance is asset allocation. अगर आप ये डिसीजन सही ले लें कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, एंड हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत सिंपल अगर बात ये है, अगर आप इक्विटी में डाल दें तो आपकी परफॉर्मेंस इक्विटी विल डिसाइड योर परफॉर्मेंस. फिर आपने इक्विटी फंड ए या बी लिया या उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो भी गई, it will not make a dramatic difference to your journey. Perks that we get of working in a mutual fund is that we get to talk about investment. I really enjoy it, so it's a really positive perk for me. Really enjoyed this conversation. I think the main message is keep watching, keep learning, keep participating, and use that to take forceful decisions about your own personal investments. Thank you so much, Ashwin. बहुत मजा आया conversation से, and there was so much that I learned. And you too. I hope you learned something new and enjoyed watching this conversation. अब आपको अगली वीडियो में क्या देखना है? Let us know in the comments. See you in the next one. Bye. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.